एवरीवन। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था और रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने आप लोगों को रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम लोगों ने स्टेटस को फाइंड आउट करना सीखा था कि किसी भी पर्सन का प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और हमने डिस्कस किया था अपनी एडिशनल बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को, ठीक है ना। आज हम जो हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल्स पढ़े थे रेजिडेंशियल स्टेटस में, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते थे कि एक पर्सन का जो कि हम प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंडिया के लिए प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट है, ठीक है, या नॉन रेजिडेंट है। अगर पर जो वो रेजिडेंट है तो हम लोग फिर फाइंड आउट करते थे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हम यहां तक अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे और मैंने आप लोगों के साथ एक्सेप्शन भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है और उसमें हम लोग बेसिक कंडीशन 1 और 2 को देखते हैं। बट उसमें 3 लोगों के लिए एक्सेप्शन था कि हम उनके लिए सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, यानी सेकंड कंडीशन को हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये अपने लास्ट वीडियो में बातें कर ली थी, ये सारी की सारी। आज मैं आप लोगों से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं और देखना कि हम किस तरीके से स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को आंसर किस तरीके से करना है ये भी। चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आप लोग क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले कह रहा है बच्चों, मिस्टर अशोक, अ बिजनेसमैन हु लिव्स इन दिल्ली, वेंट टू लंदन for employment purpose on 15/8/2019 and come back to India on 10/11/2020. He has never been out of India in the past. मतलब बच्चों वो इससे पहले कभी भी पास्ट में नहीं गए थे इंडिया से बाहर। अब हमें इसमें 2 ऑप्शन दे रखा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, वो कह रहा है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो ये बच्चों कॉमन क्वेश्चन था, उसमें हमें ए पार्ट को भी सॉल्व करना और बी पार्ट को भी। तो ए पार्ट क्या कह रहा है कि भैया असेसमेंट ईयर के लिए आप उनका रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करिए। और बच्चों ऑप्शन बी देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैड गॉन ऑन अ रोमिंग ट्रिप या लेजर ट्रिप या विजिटिंग ट्रिप, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें लिखा है ऑन अ ट्रिप, तो इसका मतलब ये घूमने के लिए। पर बच्चों यहां पर जो पर्पस है ट्रिप का वो सिर्फ घूमने का पर्पस है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैड ऑन अ ट्रिप। तो यहां पे ट्रिप का मतलब क्या बच्चों, घूमने के पर्पस से, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड आउट करना मिस्टर अशोक का प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो ये कंडीशन तो आप लोगों को पता है। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा वो देखेंगे, हाँ। पर मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक टाइम स्केल बनाना चाह रहा हूं। ये लीजिए टाइम स्केल। क्या सर हमें ये टाइम स्केल बनाना पड़ेगा? हाँ हाँ, क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन हमारे सामने। अब हमें टाइम स्केल बनाना है। तो ये लीजिए मैंने टाइम स्केल बना लिया। ध्यान से समझना, सारा खेल इसी का है बच्चों। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इससे आगे आएगा हमारा असेसमेंट ईयर। तो जो हमें स्टेटस फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हमें प्रीवियस ईयर के लिए। दैट इज माय प्रीवियस ईयर, जो कि है 2019-20। तो बच्चों ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को और एंड होगा 31 मार्च 2020 को, ठीक है। और असेसमेंट ईयर, तो बच्चों असेसमेंट ईयर होगा मेरा 2020-21, यानी अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो ये मेरा असेसमेंट ईयर है, ठीक है ना। हालांकि मुझे इसका कुछ नहीं करना, मुझे अपने प्रीवियस ईयर के लिए पता लगाना है कि मिस्टर अशोक का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। और हम ऑप्शन ए के लिए कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये लीजिए अब जरा देखते हैं बच्चों अप्रैल में। तो
उन्होंने इंडिया को कब लीव किया? देखो जरा क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 15/8/2019 को गया। कब गया है? 15/8/2019 को। तो बच्चों यहां पे वो डेट आएगी 15/8/2019 को मिस्टर अशोक ने इंडिया छोड़कर चले गए। ठीक है ना? ठीक है ना? कहां चले गए? इंडिया छोड़कर चले गए। और रिटर्न कब आए बच्चों? 10/11/2020 को, यानी 31 मार्च। तो ये मार्च तो 3 होता है 2020, यानी वो असेसमेंट ईयर में बच्चों आए, यानी हमारा प्रीवियस ईयर में वो इंडिया वापस नहीं आए। तो वो इंडिया में रहे कितना बच्चों? वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में इस ड्यूरेशन में रहे। यहां वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया से बाहर चले गए। ठीक है, इससे पहले वो कभी नहीं गए थे। और ये पूरा एरिया, ये यहां पे वो इंडिया में नहीं थे। कहां पे थे? आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना? फॉरेन कंट्री, लंदन गए वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से। और रिटर्न कब आए? असेसमेंट ईयर में। तो हमारा प्रीवियस ईयर तो यहां पे खत्म हो गया, तो हम इसी ईयर का चेक करेंगे। लीजिए, तो बच्चों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में भी कितने? 15 डेज। तो देखो वो अप्रैल में इंडिया में रहे। ठीक है, यहां करते हैं। अप्रैल में इंडिया में रहे, मई में इंडिया में रहे, जून में भी इंडिया में रहे, जुलाई में भी इंडिया में रहे, और अगस्त में सिर्फ 15 तारीख तक। बच्चों अगस्त में कितने? 15 तारीख तक। तो देखो अप्रैल बच्चों पूरे 30 दिन, है ना, 30 डेज वो इंडिया में रहे होंगे। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने इंडिया को लीव कब किया, मतलब इंडिया छोड़कर गए कब? वो गए 15/8/2019 को। तो इससे पहले वो इंडिया में ही थे। क्लियर है ना? तो अप्रैल में कितने? 30 डेज इंडिया में रहे, मई में बच्चों 31 डेज इंडिया में रहे, जून में 30 डेज इंडिया में रहे, जुलाई में बच्चों 31 डेज इंडिया में रहे, और अगस्त में 15/8 को यानी 15 तारीख को उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। तो भाई 15 दिन तो इंडिया में ही रहे ना ये लोग। और बच्चों अभी वो ये प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, पर वो रिटर्न नहीं आए, वो आए अगले साल। तो हमारा प्रीवियस ईयर एंड हो गया, हमें प्रीवियस ईयर तक ही देखना है। तो जरा काउंट करते हैं कि इंडिया में वो कितने दिन रहे प्रीवियस ईयर में। बच्चों 30, 30, 90, 120, 120, 150, 150, 30, 30, 90, 120, 120 और 10, 130, 137 डेज। ये लीजिए, यानी वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 130 डेज रहे। ठीक है ना? ये वाला टाइम पीरियड यहां से लेके 15 अगस्त तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में सिर्फ 15। तो बच्चों प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे? 137 डेज बस। अब आप लोगों को देखना है क्या वो कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूं, मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं आपको समझा के। तो देखो कंडीशन 1 को वो फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो हम कंडीशन सेकंड देखेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन क्या करवाया था कि अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो भैया ये सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे अगर हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो बच्चों 137 डेज, और हमें पता चल गया कि वो इंडिया छोड़कर चले गए थे और इंडिया में रहे कितने? 130 डेज, 137 डेज, और अब कंडीशन 1 को फुलफिल नहीं कर रहे। तो बच्चों नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि हम कंडीशन 1 देखेंगे, अगर कंडीशन 1 फुलफिल नहीं कर रहे तो सेकंड देखेंगे। पर हाँ, यहां पे एक्सेप्शन था, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, इस वीडियो से पहले की वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों सेकंड कंडीशन तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है। जो मिस्टर अशोक है वो इंडिया छोड़कर गए हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से। ठीक है ना? तो लीजिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। ठीक है, ये टाइम स्केल आप लोगों को भी बनाना आना चाहिए और ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो मैं ए का आंसर कर रहा हूं बच्चों, ए का। ठीक है ना? मेरा सॉल्यूशन हो रहा है ये किसका? ए का। ठीक है ना? ए वाले का कर रहा हूं। वैल्यू, ठीक है ना? डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि मिस्टर, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, मिस्टर अशोक फॉर प्रीवियस
year 2019 and 20, Mr. Ashok for previous year 2019 and 20 is non-resident in India, is non-resident in India because he did not fulfill, ठीक है, he did not fulfill condition, कौन सी कंडीशन बच्चों? बेसिक कंडीशन 1 and he is an exception, ठीक है, बेसिक कंडीशन 1 and he is non-resident in India because he did not fulfill basic condition 1, ठीक है बच्चों, बस ये यहीं तक, ठीक है, आप ये लिखेंगे और वो क्या है? नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना, क्लियर। तो वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल नहीं कर रहे और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गए तो एक्सेप्शन लग गया, हम इनकी सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मैम को क्या पता कि भैया बेसिक कंडीशन 1 क्या है, बेसिक कंडीशन 2 क्या है, तो ये आपका आंसर हो गया। और आप आगे लिख देंगे इसके कि he stayed in India during previous year only 137 days, और ये 137 डेज को आप दिखा देंगे अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त, ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को दिखाना है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने किया था तो रफ वर्क था, ठीक है ना, आपके समझने के लिए कि आप एक्यूरेट एक एक दिन काउंट कर पाए। तो अप्रैल में 30, मई में 31, जून में बच्चों हमारा 30 और जुलाई 31 का होता है और अगस्त 15, तो इन सबको जोड़ के कितना 130 डेज। और वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल नहीं कर रहे, तो हम सेकंड कंडीशन को तो देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे सेकंड कंडीशन? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन लग रहा है, मिस्टर अशोक ने जो इंडिया को लीव किया है बच्चों वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस से किया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, अच्छा अब आप लोग ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये कंडीशन जरूर लिखेंगे एक्यूरेट, और उसके बाद मतलब ये जो सॉल्यूशन है बच्चों यहां से स्टार्ट हुआ एक तरीके से, ठीक है ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर दिस, पर सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन कंडीशंस को भी लिखेंगे कि हमारी बेसिक कंडीशन 1 क्या है, 2 क्या है, एडिशनल कंडीशन 1 क्या है, 2 क्या है। तो अब हम एडिशनल कंडीशन तो तब चेक करते हैं ना जब वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, तो वो क्या बन गया है? वो बन गया है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज ही डिड नॉट फुलफिल बेसिक कंडीशन 1। He stayed in India during previous year only 137 days, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें बस इतना काम बस आप लोगों को करना है। इसमें आप लोगों को एग्जाम में और ये कंडीशन जरूर लिखनी है, सबसे पहले कंडीशन, फिर आप लोगों को अपना आंसर करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर बी, वो कह रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैड गॉन ऑन अ लेजर ट्रिप, ठीक है ना बच्चों। वो कह रहा है कि अगर आप ये ट्रिप पर्पस से गए हो, घूमने के पर्पस से गए हो, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा भाई, पर हम बेसिक कंडीशन 2 को भी तो फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। बस एम्प्लॉयमेंट पर्पस से गए थे इसलिए हम इस कंडीशन को नहीं देख सकते थे, बट अब वो घूमने के पर्पस से गए हैं तो हम कहेंगे, अब बी पॉइंट में हम क्या आंसर लिखेंगे कि मिस्टर अशोक for previous year 2019-20 is बच्चों resident and ordinary resident, ठीक है ना, ordinary resident in India, resident भी और ordinary resident भी in India, ठीक है ना। because अब आप लोग वही लैंग्वेज लिखेंगे, because
he fulfill basic condition 2 and both additional condition। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है कि उन्होंने बेसिक कंडीशन फर्स्ट तो फुलफिल नहीं करी बच्चों, 137 डेज रहे, तो सेकंड कंडीशन को तो फुलफिल किया है। देखो वो 60 डेज और मोर रहे इंडिया में, क्योंकि 137 डेज, ठीक है ना। और वो इससे पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि वो इससे पहले कभी भी आउटसाइड इंडिया नहीं गए थे, यानी इंडिया से बाहर नहीं गए थे। तो इसका मतलब बच्चों वो बेसिक कंडीशन सेकंड को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर वो इंडिया से बाहर नहीं गए थे तो इंडिया में ही रहे थे। तो 4 सालों में 365 दिन के, वो तो 1 साल में 365 दिन रह गए। और बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन फर्स्ट भी फुलफिल कर रहे हैं और सेकंड भी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मिस्टर अशोक फॉर प्रीवियस ईयर इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बिकॉज ही fulfill basic condition 2, he fulfill basic condition 2 and both additional condition, ठीक है ना। because he fulfill basic condition 1, basic condition second, सॉरी बच्चों बेसिक कंडीशन कौन सी वाली, सेकंड वाली, एंड बोथ एडिशनल कंडीशन, तो वो क्या बन गए, वो रेजिडेंट तो बने क्योंकि बेसिक कंडीशन सेकंड को फुलफिल कर रहे हैं, और बच्चों ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। बट हाँ, अगर यही वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जब जा रहे हैं तो बच्चों वो क्या बन रहे हैं, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गए हैं तो हम बेसिक कंडीशन 2 को तो वेरीफाई नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते उनको रेजिडेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इसमें जो भी आप लोगों को डाउट होगा, अगर कुछ पूछना होगा तो वैसे बहुत सिंपल है, बस हाँ आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो की सारी चीजें अच्छे से समझनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, और भी क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 का डाउट आप मेरे से डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और बढ़िया क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मिस्टर टॉम एन अमेरिकन सिटीजन come to India for the first time in previous year 14-15 for 120 days, full stop। कह रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 he stay in India for 150 days, 100 days, 120 days, 190 days and 94 days respectively। कह रहा है डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें कितना सारा डेटा दे रखा है, और कह रहा है कि मिस्टर टॉम का प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करिए। दैट मीन्स असेसमेंट ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हम असेसमेंट ईयर में ही प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उससे टैक्स लेंगे। तो पर हमें सबसे पहले क्या करना है, मिस्टर टॉम का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि हमें टाइम स्केल बनाना है, बट अब इस क्वेश्चन में हमें जो टाइम स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्टली डेज दे रखे हैं। तो इसमें ईयर बेस है, तो आप ईयर को सबसे पहले लिख लीजिए कि हमें कौन कौन से ईयर का डेटा गिवन है। तो देखो हमें सबसे पहले तो भैया प्रीवियस ईयर चाहिए अपना, ठीक है बच्चों। ये रफ वर्क कर रहा हूं, फिर इसका सॉल्यूशन करूंगा प्रॉपरली। तो देखो हमें चाहिए सबसे पहले तो 2019 और 20 का। तो क्वेश्चन में देखो 2019-20 में वो 94 डेज रहा है बच्चों, 94 डेज कहां रहा है, स्टे इन इंडिया, ठीक है ना। तो अब इससे प्रीवियस ईयर चाहिए मुझे 18-19, 19-18 और 18-17 और 17-16 और बच्चों 16-15 और 15-14, ठीक है ना। तो ये जो मुझे डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। अब देखो बच्चों 18-19 में वो कितने दिन रहा, तो 15-14 में वो रहा है इंडिया में, कितने दिन रहा है इंडिया में। क्वेश्चन में देखो सबसे पहली लाइन में लिखा है कि 120 डेज, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद 16 में बच्चों कितना रहा है, वो 16 में रहा है 150 डेज,
ठीक है। फिर बच्चों रुक जाओ, ठीक है 15, हाँ तो वो एक मिनट, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ऊपर नीचे होगा तो बच्चों गड़बड़ होगा, आप समझ नहीं पाओगे। ये लो, तो मैं थोड़ा सा डेटा वैसे लिखता हूं तो थोड़ा सा और बढ़िया समझ आएगा। तो 1920 तो हो गया हमारा, हमें चाहिए अब 1918, ठीक है, और क्या चाहिए 1817, और क्या चाहिए 1716, और क्या चाहिए 1615 और 1514, ठीक है ना। 2019, 18, 18, 17, 17, ठीक है। अब बच्चों प्रीवियस ईयर में तो ये कह रहा है कि 120 डेज, ठीक है, और जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है जिसका हमें स्टेटस फाइंड आउट करना है उसमें 94 डेज रहा है, ठीक है। 1615 में कितना रहा है बच्चों, 1615 में देखो क्वेश्चन में 150 डेज। अच्छा 1716 में कितना रहा है, 1716 में रहा है बच्चों 100 डेज, 120 डेज और 190 डेज, ठीक है ना। ये आ गया, ये हमारे आ गए ईयर जो बच्चों प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 94। अब आप लोगों को ये डेटा, सबसे पहले डेटा लिख लिया, सर इसमें टाइम स्केल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों हमें डेज काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, उसने हमें लास्ट ईयर में पूरी बोल दिया डायरेक्टली कि 94 डेज रहा है, तो हम इस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। और जो भी उसने हमें ईयर दिए थे कि किस किस ईयर में वो कितने ईयर रह चुका वो सब बता दिया। बच्चों वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था 1514 में, इससे पहले वो इंडिया कभी नहीं आया, ठीक है। 1514 में फर्स्ट टाइम आया, फिर उसके बाद अगले ईयर आया और इंडिया में 150 डेज रहा। कितने डेज रहा, 150 डेज, फिर 100 डेज, फिर 120 डेज और बच्चों फिर 190 डेज, और जो प्रीवियस ईयर है हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर उसमें 94 डेज, ठीक है। अब हमें इसकी बेस पे करना है, तो लीजिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर में 94, तो हमें वेजिटेशन स्टेटस फाइंड आउट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले देखना होगा क्या वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट को फुल कर रहा है। तो बच्चों बेसिक कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिक कंडीशन फर्स्ट में क्या 182 डेज, तो हम चेक करेंगे क्या वो बेसिक कंडीशन सेकंड को फुलफिल कर रहा है। हाँ बच्चों बेसिक कंडीशन सेकंड को फुलफिल कर रहा है, वो प्रीवियस ईयर में 94 डेज रहा है, यानी 60 और मोर, तो 94 मोर ही है। अब हमें यह भी चेक करना है कि इससे जस्ट पीछे के 5 इयर्स में वो 365 डेज रहा है। बच्चों देखो क्या लिखा है कि 365 डेज प्रीवियस 4 ईयर में, कि प्रीवियस 4 ईयर में वो 365 डेज रहा है, तो प्रीवियस 5 ईयर तो यही हुए। तो देखो 120, 150, 1, 2, 3, 4, बस बच्चों यहां तक चेक कर सकते हैं। 120, 150, 100 और 120 अगेन, तो ये कितना हो गया बच्चों 0 और 9 और ये हो गया हमारा 4। ओहो 490 डेज, तो हमारा तो हमें तो कितने चाहिए 365 एटलीस्ट चाहिए, 365 और मोर, दैट मीन्स बच्चों वो बेसिक कंडीशन सेकंड को फुलफिल कर रहा है। तो हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे कि मिस्टर टॉम फॉर प्रीवियस ईयर, मिस्टर टॉम फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज रेजिडेंट in India, resident in India because he fulfilled basic condition second, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन सेकंड क्या है वो यहां से टीचर देख लेगा कि भाई बेसिक कंडीशन सेकंड ये, तो ये तो जरूर लिखने पड़ेंगे आपको बच्चों। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है, अब हमें पता लगाना है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। तो बच्चों अब देखो
उसके लिए उसे चेक करना पड़ेगा पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट रहा हो। अब वो 13, 14, 15 में फर्स्ट टाइम ही इंडिया में आया था, तो बेसिक एडिशनल कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों 10 साल तो है ही नहीं ना, और ना तो वो इस साल में रेजिडेंट बन पा रहा है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही। इस साल में वो रेजिडेंट तो बन गया, 190 डेज हो रहा है बच्चों, पर एक ही बार बना ना, एक ही बार बना। यानी आप अगर चेक करोगे तो प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे के 10 सालों में किसी भी 2 साल, तो 10 साल तो रही नहीं ना इंडिया में, वो तो आया ही था फर्स्ट टाइम 15-14 में। तो बच्चों इसका मतलब वो बेसिक कंडीशन को सेकंड को तो फिल कर रहा है, तो वो रेजिडेंट तो बन गया, पर वो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो सेकंड हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजिडेंट तो है पर वो ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि वो किसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, एडिशनल कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो रेजिडेंट तो है। अब हम लिखेंगे कि मिस्टर टॉम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज अ रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज ही फुलफिल द बेसिक कंडीशन सेकंड, बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना, but he is not ordinary resident because he did not fulfill additional, ठीक है, both additional condition, क्या लिखोगे, both additional condition। अब एग्जामिनर को देखना है कि भैया एडिशनल कंडीशन क्या है, ठीक है, बोथ एडिशनल कंडीशन। सो ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट तो है बच्चों बट नॉट ऑर्डिनरी वाला, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को इस तरीके से करना है, और जब भी आप अपने सॉल्यूशन में अपना कंक्लूजन लिखोगे कि वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी, तो बच्चों ये कंडीशन भी अपने आंसर में आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना, तभी तो टीचर उसे वेरीफाई कर पाएगा कि हाँ भाई ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, और ये आप साइड में डिस्क्रिप्शन में दिखा दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि भैया वो इंडिया में इस ईयर में इतने डेज रहा है, इस ईयर में इतने डेज रहा है, तो वो बेसिक कंडीशन सेकंड को तो फुलफिल कर रहा है पर एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, जैसे भी है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है, यानी ये भी मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है। सबसे पहले मैं यही लिखूंगा और लिखूंगा सॉल्यूशन नंबर 2, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में लिखूंगा कि भैया वो तो इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये कंडीशन बन रही है, इनको नहीं कर पा रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आस्क हो, तो प्लीज कमेंट करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है ना। जय हिंद गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जय हिंद सभी को।